तो दोस्तों, जापान ऐसा क्या दे रहा है भारत को, जिसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक, यहां तक कि रूस की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, दुनिया जानती है कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट ही काफी नहीं होते। असली जीत तब होती है जब सेना अपनी रसद, अपने हथियार और अपने सैनिकों को दुश्मन से पहले मोर्चे पर खड़ा कर दे। इतिहास ने बार बार साबित किया है कि युद्ध उसी का होता है जिसके पास रफ्तार होती है और सप्लाई चेन लोहे की तरह मजबूत होती है। भारत भी अब उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है, और यह कदम इतना बड़ा है कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस समझ रखने वाले लोग भी सोच में पड़ गए हैं। हम सोचते थे कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने AN-32 को बदलने के लिए कोई साधारण मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान खरीदेगी, पर अचानक खबरें आने लगी कि अब प्लान बदल चुका है। भारत अब सिर्फ मध्यम भार उठाने वाला विमान नहीं, बल्कि ऐसा युद्ध बाहुबली ढूंढ रहा है जो एक बार में करीब 38 टन वजन उठा सके और किसी भी समय भारी सामान लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच सके। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब इस दौड़ में प्रवेश हुआ जापान का जापान, जिसने आज तक अपने हथियार दूसरे देशों को बेचने में हमेशा रोक लगाई थी, अब पहली बार भारत के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है। अचानक कासाकीसी 2 विमान का नाम भारत की संभावित विमान सूची में शामिल होने लगा और लोग हैरान हो गए कि जापान जैसे देश ने भारत को यह विकल्प क्यों दिया। क्या यह सिर्फ रक्षा बिक्री है या इसके पीछे एशिया में चीन को घेरने की कोई गहरी चाल चल रही है? यह सवाल जितना बड़ा है उतना ही महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह फैसला सिर्फ विमान खरीदने का नहीं, भविष्य की रणनीतिक साझेदारी बनाने का इशारा लगता है। अब ध्यान दीजिए असली बात पर। भारतीय वायुसेना वर्ष 2026 में MTA यानी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेगा टेंडर जारी करने जा रही है। पहले प्लान था कि हम 18 से 30 टन भार ढोने वाला विमान लें और N-32 को रिप्लेस कर दें, लेकिन अब शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। वायुसेना अब ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती है जो सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाए, बल्कि एक ही साथ 2 काम कर सके, यानी वह N-32 और भारी भरकम C जैसे एयरलिफ्टर की कमी भी पूरा कर दे। इसी वजह से अब वजन उठाने की क्षमता बढ़ाकर करीब 35 से 40 टन कर दी गई है। मतलब साफ है, यह सिर्फ नया सामान खरीदना नहीं है। यह कदम भारत की हवाई सप्लाई क्षमता को पहले से ज्यादा मजबूत और तेज बनाने वाला है। सोचिए, अगर कल लद्दाख में तनाव बढ़ जाए या अरुणाचल में कोई नई हरकत हो जाए, तो भारत कुछ ही घंटों में वहां भारी हथियार, तोपें, बख्तरबंद वाहन, जवान और मेडिकल सपोर्ट पहुंचा सकेगा। यह शक्ति युद्ध का पूरा संतुलन बदल सकती है, और यहीं पर आता है कावासाकी C-2 विमान का नाम। यह विमान दिखने में बड़ा है, पर उड़ान में बेहद तेज और फुर्तीला। इसकी खासियत है कि यह छोटे और ऊंचे रनवे से भी टेक ऑन ऑफ कर सकता है, यानी जहां जमीन खराब हो, जहां हवा पतली हो, जहां दूसरे विमान रुक जाते हैं, वहीं यह मशीन उड़ान भरती है। इसके पेट में इतना स्पेस है कि इसमें भारी ट्रक, तोपखाना, मिसाइल कंटेनर या फिर पूरा बटालियन स्तर का सैनिक समूह भी उतर सकता है। जरूरत पड़े तो यह सेना को उतारेगा, जरूरत पड़े तो राहत सामग्री ले जाएगा, जरूरत पड़े तो युद्ध का चेहरा बदल देगा। इसकी रेंज इतनी लंबी है कि यह भारत से उड़ान भरकर हिंद महासागर के किसी भी मोर्चे तक बिना रुके पहुंच सकता है। इसीलिए दुनिया इसे गेम चेंजर कह रही है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, यह रणनीति है, यह भविष्य है, और यह भारत की गति का नया प्रतीक है। भारत के सामने अब 2 बड़े विकल्प खड़े हैं, यूरोप का A400 AM और जापान का कासाकी C-2। यह दोनों विमान ताकतवर हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति और टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। C-2 Z इंजन पर चलता है, जिसका मतलब है ज्यादा रफ्तार, ज्यादा प्रतिक्रिया क्षमता और युद्ध की स्थिति में तेजी से ऊंचाई पकड़ने की ताकत। जब मिसाइलें आसमान चीरती हो और टकराव की घड़ी मिनटों में तय होती हो, वहां स्पीड ही जिंदगी होती है। वहीं एक है तेज शेर, दूसरा है मजबूत हाथी। भारत को चुनना है किस जानवर पर सवार होकर मैदान में उतरना है। अब यह फैसला सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं, रणनीतिक फायदे पर भी टिकता है।
अगर भारत C-2 विमान को चुनता है तो जापान के साथ सैन्य तालमेल एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। एशिया में चीन की बढ़ती चालों का सामना करने के लिए भारत और जापान दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ सकता है। और अगर दोनों देशों की सेनाओं के पास वही वाला विमान हो, वही इंजन सिस्टम हो और मेंटेनेंस भी एक जैसी हो, तो फिर संयुक्त ऑपरेशन में सब कुछ ऐसे चलेगा जैसे बिजली की स्पीड से सब अपने आप मैच हो जाए। किसी चीज को दोबारा समझाने, बदलने या एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल को अगर हिंद से लेकर प्रशांत महासागर तक किसी समुद्री रास्ते पर दिक्कत आ जाए या ताइवान, साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ जाए, तो भारत अपनी सप्लाई और मदद पहुंचाने की ताकत तुरंत आगे बढ़ा सकता है। और ऐसे समय में जापान उसके पीछे खड़े होकर पूरा सपोर्ट देने वाला पार्टनर बन सकता है। युद्ध सिर्फ बंदूकें चलाने से नहीं जीता जाता। अच्छे दोस्त और मजबूत साझेदारी भी बहुत अहम होती है। C-2 विमान भारत और जापान के रिश्ते को पत्थर की तरह मजबूत कर सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कोई आम खरीद नहीं, बल्कि एशिया की ताकत को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम है। अगर भारत C-2 का चयन कर लेता है तो यह जापान को दुनिया के बड़े रक्षा बाजार में एंट्री दिला देगा और भारत को उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां वह तकनीक भी ले सकता है और उद्योग भी बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर शामिल हुआ तो भारत आने वाले वर्षों में अपने खुद के भारी एयरलिफ्टर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है। आज जो हम खरीद रहे हैं वही कल हम बना भी सकते हैं। यह बदलाव का असली अर्थ होगा। अब E-400EM को ही देख लो। यह जहाज पहले से कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है और असली जंग में अपनी ताकत साबित कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह टूटे फूटे या कच्चे रनवे पर भी आराम से उतर जाता है, इसलिए मुश्किल इलाकों में यह बादशाह माना जाता है। सोचिए, अगर किसी बर्फ से ढके पहाड़ के पार सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़े या किसी दूर घाटी में सामान पहुंचाना हो, तो E-400AM आसानी से वहां काम कर देगा। इसलिए मुकाबला सिर्फ स्पीड या वजन का नहीं होता। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कोई विमान कितनी कठिन जगहों पर काम कर सकता है। यही चीज इसे बहुत खास बनाती है। अब असली मुकाबला शुरू होता है भारत की जरूरतों पर। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें ऐसा विमान चाहिए जो 35 से 40 टन तक वजन उठा सके। इसी एक शर्त ने लॉकहीड मार्टिन के C-130J और एम्ब्रेयर के C-39G को सीधा रेस से बाहर कर दिया। मतलब यह कि भारत अब मीडियम नहीं, उससे भारी मिड हैवी क्लास वाले विमान पर नजर रखे हुए हैं। और जब सबसे ऊपर हमारे पास C-17 ग्लोबल मास्टर जैसा दिग्गज मौजूद है, तो उसके नीचे भी एक ऐसा एयरलिफ्टर चाहिए जो सेना की पूरी ताकत के ढांचे को संतुलित करके रख सके। अब अगर आने वाले सालों में C-2 या E-400AM वायुसेना में शामिल हो गया और नीचे की तरफ C-295 जैसे हल्के ट्रांसपोर्टर पहले से काम कर रहे हो, तो भारतीय वायुसेना का पूरा सप्लाई सिस्टम 3 लेवल में बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर किसी भी युद्ध वाले इलाके तक जल्दी पहुंचना और फौज को जरूरी सामान पहुंचाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, कभी पहाड़ों पर सैनिक भेजने हो, कभी राहत सामग्री पहुंचानी हो, कभी सीमा के पार कोई ऑपरेशन करना हो, या फिर टैंक और आर्टिलरी जैसी भारी चीजें ले जानी हो, हर काम के लिए सही तरह का विमान तैयार होगा। युद्ध जिस लेवल पर लड़ा जाएगा, भारत उसी लेवल पर जवाब देगा। यही है आने वाले समय की एयरलिफ्ट ताकत। अब इस सौदे का सबसे संवेदनशील पहलू आता है चीन। चीन की रणनीति है भारत को चारों ओर घेरना। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार से दबाव बनाना, भारतीय समुद्री रास्तों पर नजर रखना। लेकिन अगर भारत और जापान लॉजिस्टिक रूप से एकजुट हो जाते हैं, तो चीन की घेराबंदी उलटी पड़ सकती है। C-2 की रेंज इतनी है कि यह भारत के किसी भी एयरबेस से उड़कर चीन के भीतर तक लॉजिस्टिक सप्लाई बना सकता है। अगर कल को हालात बिगड़ जाए और मलक्का, हॉर्मुज और पूरे इंडो पैसिफिक में तनाव एक साथ बढ़ जाए, तो ऐसे समय में भारत की तेज हवाई सप्लाई ही पूरा खेल पलट सकती है। युद्ध में असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं होते, बल्कि उन्हें लगातार पहुंचाते रहने की क्षमता होती है। और अब कल्पना कीजिए 2030 का समय। भारत के पास ऊपर
भारी सीनिटी जैसे बड़े विमान होंगे। बीच में C2 या AIO 400 AM जैसे मिड रेंज एयरक्राफ्ट और नीचे छोटे तेज C295 जैसे विमान, यानी 3 लेवल की हवाई ताकत, 3 तरह का काम और सप्लाई में 3 मजबूत सहारे। यह सिर्फ नया सामान जोड़ना नहीं, बल्कि भारत की पूरी रणनीति बदल देने वाला कदम होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि अब भारतीय वायुसेना सिर्फ बचाव नहीं, सीधा कार्रवाई करने की सोच पर चल रही है। हम अब दूसरों के दिए विकल्प नहीं चुनते, हम अपने विकल्प खुद तय करते हैं। कावासाकी C2 का इस रेस में आना बताता है कि भारत अब दुनिया के एयरलिफ्ट मैप पर एक नई लाइन खींच रहा है। जापान की तकनीक और भारत की भू रणनीति साथ आ जाए तो यह विमान मशीन नहीं, एशिया की ताकत पर एक नई पहचान बन जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर इन्हीं दो में से एक विमान चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? तेज उड़ान वाला C2 या हर जगह काम आने वाला A400 AM? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अपनी राय